श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतीत के झरोखे से, इस पुस्तक पर बनाया गया ये पांचवा और अंतिम वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं। चौथे वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विवरण दिया, जिसमें 9 नवंबर 2019 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने पूरे विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया और साथ में केंद्र सरकार को ये आदेशित किया कि आप एक ट्रस्ट का गठन करें, 3 माह के अंदर एक ट्रस्ट का गठन करें जो इस भूमि पर राम मंदिर का निर्माण कराएगी। साथ में कुछ और भी छोटे छोटे उसमें साथ में निर्णय हुए जो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तृत रूप में बताए हुए हैं। अब आगे के विवरण में ये है कि 5 फरवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ये घोषणा करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास नाम से एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। आज ही के दिन 5 फरवरी 2020 को गठन कर दिया गया है और इस ट्रस्ट को, ये ट्रस्ट ही अयोध्या में इस 2.77 परिसर में दिव्य भव्य और विशाल राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराएगी। ये एक स्वायत्त संस्था होगी और इस प्रकार वो विवादित परिसर जिसका केंद्र सरकार की ओर से रिसीवर नियुक्त था, उसने भी उसी दिन वो विवादित परिसर का जो चार्ज उसके पास था उसको एक आगे मैं बताऊंगा कि ट्रस्टी को उन्होंने हस्तांतरित कर दिया था। ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सबसे पहले 1 रुपये का दान केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र सरकार का दान का मतलब था कि ट्रस्ट अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है उसने। केंद्र सरकार की ओर से ये दान जो है गृह मंत्रालय में अवर सचिव श्री डी मुर्मू ने 1 रुपये का दान दे करके किया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ट्रस्ट अचल संपत्ति समेत बिना किसी शर्त के किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में दान, अनुदान, अंशदान व योगदान ले सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में कुल 15 सदस्य हैं और 15 में से 9 सदस्य जिनके नामों की घोषणा 5 फरवरी 2020 को पहले की जा चुकी है। शेष में से 2 न्यासियों को ट्रस्ट की पहली बैठक में नामित किया जाएगा। शेष में से एक अयोध्या जनपद का जिलाधिकारी पदेन सदस्य होगा। जिलाधिकारी जो होगा वो पदेन सदस्य होगा जो हिंदू धर्मावलंबी होना चाहिए। अगर वो अन्यथा है, अगर वो हिंदू धर्मावलंबी नहीं है तो अतिरिक्त जिलाधिकारी जो है वो पदेन सदस्य होगा। दूसरा, एक सदस्य भारत सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भी नामित किया जाएगा, जो सचिव, जो अपर सचिव और सचिव स्तर का IAS इंडियन प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। तथा तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए नियुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी, वो भी पदेन सदस्य होगा। वो भी इसका एक पदेन सदस्य होगा, लेकिन उसको मतदान का अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार मिलाकर के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 14 को तो मतदान का अधिकार रहेगा, लेकिन 15वें जो ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होगा वो पदेन सदस्य रहेगा। वो खाली मतदान का, वो केवल सदस्य तो रहेगा, अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर पाएगा अगर कभी मतदान की नौबत आती है। भारत के राजपत्र में, भारत के गजट में जो 5 फरवरी 20 को
केंद्र सरकार द्वारा जिसमें 9 सदस्यों को रखा गया है, वो हमने इसमें पुस्तक में थोड़ा विस्तृत चर्चा की है। मोटे तौर पे मैं सदस्यों के नाम पढ़े दे रहा हूँ। इसमें केशव पराशरन, आप सभी को याद होगा, सभी को ज्ञात होगा कि ये केशव पराशरन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा बहस चल रही थी तो उसमें इन्होंने हिंदू पक्ष की ओर से बहस की थी। बहुत वरिष्ठ एडवोकेट हैं, 92 वर्ष के थे, और इनकी सभी ने बहुत सराहना की थी कि इतनी उम्र में भी जिस तरह का इन्होंने बहस किया, जिस तरह का अपनी संलिप्तता दिखाई, वो काबिल तारीफ थी। ये बहुत मशहूर एडवोकेट में से हैं। इनको इंडियन बार एसोसिएशन का पितामह कहा जाता है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण और पद्म भूषण से ये राज्यसभा के सदस्य भी नामित किए जा चुके हैं। ये उच्चतम न्यायालय में वकालत तो करते ही हैं, साथ में अटॉर्नी जनरल और भी बहुत सारे इनके नाम पे हैं। दूसरे मेंबर जो सदस्य थे वो बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, ये कहा जाता है अयोध्या राज परिवार से हैं, अयोध्या में निवास करते हैं। इनको भी इसका ट्रस्टी बनाया गया। तीसरे डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, ये वहीं उत्तर प्रदेश के, ये अम्बेडकर नगर जनपद जो अयोध्या से सटा हुआ है वहाँ के हैं। ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यों में बहुत ही सक्रिय हैं। इनको ट्रस्टी बनाया गया। कामेश्वर चौपाल, ये पटना बिहार के निवासी हैं और इनको मैं थोड़ा रिकलेक्ट करा दूं कि ये वही चौपाल है जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास किया गया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है इसको। तब ये कामेश्वर चौपाल ही थे जिनसे शिलान्यास में पहली ईंट रखवाई गई थी। ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उस समय जो शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को, उसमें जो पहली ईंट रखी थी वो कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी। ये शेड्यूल कास्ट से हैं और इनको भी ट्रस्टी इसमें बनाया गया। ये बिहार पटना के रहने वाले। महंत दिनेंद्र दास जी, ये आप अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख हैं। जैसा कि मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये आया है कि जजमेंट में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि निर्मोही अखाड़ा चूँकि इसकी एक पार्टी रही है तो निर्मोही अखाड़ा को भी ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये आदेश है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का, और उसी के तहत इनको महंत दिनेंद्र दास जी को इसमें ट्रस्टी रखा गया। दूसरे हैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, प्रयागराज। सातवें हैं स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, पेजावर मठ उडुपी से हैं। युग पुरुष परमानंद गिरि जी महाराज हरिद्वार से हैं। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज पुणे से हैं। ये इस प्रकार ये टोटल 9 हो गए। ये 9 ट्रस्टी को, ये जो 5 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन हुआ उसमें 9 लोगों को नामित किया गया है। 9 लोग पहले शुरुआती जिसको कहते हैं फाउंडर ट्रस्टी, ये 9 लोग उसमें हुए। इनके बारे में हमने पुस्तक में थोड़ा डिटेल भी दिया। हमने तो खाली यहाँ पर नाम बताया है, लेकिन इनका हमने विवरण भी दिया है, उनका बैकग्राउंड भी बताया कि ये कौन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक जो ट्रस्ट गठित हुआ 5 फरवरी 2020 को, तो इसकी पहली बैठक 19 फरवरी को, 14 दिन बाद 19 फरवरी 2020 को केशव पराशरन, जिनका पहले नाम मैंने जिक्र किया, 92 साल के हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनके निवास पर, उनका निवास कहाँ है, R20 ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली, ये उनका निवास है, जो कि ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है पराशरन का, मिस्टर जो केशव पराशरन है, उनका घर जो है वही रजिस्टर्ड ऑफिस भी है ट्रस्ट का। और ट्रस्ट की पहली मीटिंग उन्हीं के घर पे आयोजित की गई है 19 फरवरी 2020 को। इसमें जो इस पहली बैठक में जो मोटा मोटा जो थोड़ा सा मालूम हुआ है कि 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 9 प्रस्ताव में नेचुरली सबसे पहला प्रस्ताव तो यही था कि जो ये ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्टी मंडल जो है, ये सबसे पहले इस राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए सैकड़ों साल से जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे संत हैं, हमारे
बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी बलिदानियाँ दी हैं, बलिदान हुए हैं, उन सबको धन्यवाद किया गया है प्रस्ताव 1 में। उसको कई पन्नों में ये है, लेकिन सारांश उसका यही कि हम अपने सभी को हमने याद किया है। ट्रस्ट मंडल जो है अपनी पहली बैठक में उनको ट्रस्टीज ने उनको धन्यवाद दिया है, उनको धन्यवाद ज्ञापन किया है, उनको दिल से उनको याद किया है। दूसरा जो प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसमें मोदी सरकार को, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को, उनके सरकार को इस ट्रस्ट गठन के लिए धन्यवाद दिया। ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, इस गठन के लिए उनको इसमें हृदय से धन्यवाद दिया गया कि उनके सहयोग से ये ट्रस्ट का गठन हुआ है और उसका सभी ट्रस्टी जो हैं, संस्थापक ट्रस्टी जो है हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तीसरा प्रस्ताव जो पारित किया गया था, उस तीसरे प्रस्ताव में ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट हुई होगी, जब ट्रस्ट बना होगा, उसमें जो खंड मध्य संख्या D9 के अनुसार अयोध्या में जो मणिदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी को जो है सर्वसम्मत से ट्रस्टी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया। अब ये सर्वसम्मत जो 9 लोग थे, उन सर्वसम्मत से एक तो महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्टी नामित किया। 2 लोगों को नामित करने का प्रोविजन था उसमें, तो दोनों लोगों में पहले महंत नृत्य गोपाल दास जी को नामित किया और दूसरे D10 के दो लोगों को नामित करना था। मध्य संख्या D10 के अनुसार ट्रस्टी के रूप में श्री चंपत राय को, ये सामाजिक कर्ता थे, सोशल वर्कर थे, और सामाजिक कार्यकर्ता को इनको भी ट्रस्ट में नामित किया गया। प्रस्ताव संख्या 5, 4 ये हो गए, 5 में है ट्रस्ट डीड के क्लाज जी में अब ये नामित हो गए, उसमें अब 9 से 11 हो गए। अब 11 में ट्रस्ट डीड के अनुसार जो क्लाज GA था, उसके अनुसार अब उसमें ट्रस्टीज में से पदाधिकारी नियुक्त होने थे, तो सर्वसम्मत से महंत नृत्य गोपाल दास जिनको अभी नामित किया दिया था, उनको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। और जो दूसरे जो नामित ट्रस्टी थे श्री चंपत राय जी, उनको इसका महासचिव नियुक्त किया गया। और तीसरा न्यासी मंडल सर्वसम्मत से गोविंद देव गिरी जी, ये पुणे के हैं, और इनको जो ट्रस्टी हैं इसमें पहले इस पर हमने जिक्र किया है, वो क्लाज GC के अनुसार ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष। ये 3 पदाधिकारी इसमें से, जो 11 ट्रस्टी थे उसमें से 3 पदाधिकारी ये नियुक्त कर दिए गए। और छठे प्रस्ताव में दिल्ली की फर्म V शंकर अय्यर एंड कंपनी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उसको स्वीकार किया गया। जो 7वां प्रस्ताव है, उसमें छठे प्रस्ताव में और सब चीज़ें कही गई हैं कि उनको जो इसका पैन नंबर और इनकम टैक्स में जो छूट का है, ये सारी चीज़ें ये फर्म जो है ये देखेगी। 7वें प्रस्ताव में जो ये कहा गया कि अब स्टेट बैंक में एक ट्रस्ट का खाता खोला जाएगा, जिसका संचालन 3 लोग मिल करके करेंगे, चंपत राय जी, गोविंद देवगिरी जी और डॉक्टर नलिन कुमार मिश्रा। तीनों में से चंपत राय के सिग्नेचर अनिवार्य होंगे। अगर कोई चेक पे साइन करना हुआ तो उसमें चंपत राय महासचिव के सिग्नेचर मस्ट होंगे, बाकी 2 में से किसी एक के सिग्नेचर से सारा उसमें कार्य हो सकता है। ट्रस्ट जो प्रस्ताव 8 प्रस्ताव था, वो और दूसरी चीज़ों के लिए था कि वहाँ पे जो उसकी भवन की व्यवस्था की जा सके, जिससे कि ट्रस्ट का अस्थायी कार्यालय वहाँ बनाया जा सके, और उसकी सारी व्यवस्था ये लोग करेंगे। 9वें प्रस्ताव में सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया कि नृपेंद्र मिश्रा जी, रिटायर्ड IAS सीनियर वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, उनको निर्माण समिति का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनको निर्माण समिति का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब ये जिम्मेदारी थी कि एक निर्माण समिति बनाई जाएगी, जो वहाँ पे अयोध्या में जो निर्माण होगा इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में, उस निर्माण का इनकी अध्यक्षता में पूरा देखरेख में पूरा निर्माण कार्य चलेगा। पहली बैठक जो ये 19 तारीख को जो हुई थी, 19 फरवरी को जो पहली बैठक 19 फरवरी 2020 को हुई थी, इसमें 15 ट्रस्टी उपस्थित थे। पूरे 15 ट्रस्टीज़ के टोटल मेंबर हैं और 15 के 15 उपस्थित थे।
हमने अभी 11 ट्रस्टी का जिक्र किया, 9 तो पहले नॉमिनेट हुए थे जब ये ट्रस्ट का गजट नोटिफिकेशन हुआ था, और 2 बाद में नॉमिनेट किए गए, 11 हो गए। और 11 और 12वें नंबर पे जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डीएम होंगे, उनको पदेन सदस्य बनाया गया, तो 12 हो गए। और 2 जो है नॉमिनेशन ये हुआ कि जो एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार का होगा और एक प्रतिनिधि जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का होगा। दोनों सचिव और अवर सचिव के रैंक से कम होंगे, आईएएस संवर्ग के होंगे और हिंदू धर्मावलंबी होंगे। ये कंडीशंस लगा करके 2 ये हुए, तो 12, 2, 14 ये हो गए। और 15वें नृपेंद्र मिश्रा, जिनको के निर्माण समिति के जो चेयरमैन होंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बस उनको खाली मतदान करने का अधिकार उनको नहीं होगा। इस प्रकार ये 15 ट्रस्टी थे और 15 के 15 ट्रस्टी जो है पहली मीटिंग में पूरे उपस्थित थे। इसमें मैंने 11 के नाम पहले बता दिए थे, और जो 11 और 4 जो रह गए थे उसमें अवनीश अवस्थी आईएएस, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के नामित सदस्य थे। ये यहाँ पे आप अपर प्रधान सचिव, गृह सचिव थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में। ज्ञानेश कुमार, ये आईएएस अपर सचिव गृह भारत सरकार से नामित थे, इन्होंने अटेंड किया था। और जो तीसरे जो अनुज कुमार झा, आईएएस जिलाधिकारी जो अयोध्या के थे, पदेन सदस्य ये थे। तो इस तरह से 14 ये थे, और 15वें जो थे नृपेंद्र मिश्रा जी, आईएएस सीनियर रिटायर्ड सीनियर अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनको अध्यक्ष निर्माण समिति बनाया गया था। तो इस प्रकार ये 15 के 15 जो है पूरे सदस्य ट्रस्टी जो है पहली मीटिंग में 19 फरवरी 2020 की मीटिंग में सभी उपस्थित थे वहाँ पे। बाद में अब इसका काम तेज़ी से चलने लगा। ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट का खाता खोला गया, सबसे पहले स्टेट बैंक में, बाद में दूसरे बैंकों में। फिर वहाँ से पैन नंबर लिया गया। पैन नंबर के अलावा आयकर अधिनियम 1961 में इसको 80G की छूट भी मिली, जिसमें कोई अगर दान करता है तो उसको 50% इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है। इस तरह से ये सब स्वीकृतियाँ धीरे धीरे प्राप्त होती रहीं। और 25 मार्च 2020 के दिन जो ये नवरात्रि का प्रथम दिवस था, उस दिन जो है अस्थाई मंदिर जो एक पहले वाला जो तिरपाल वाला मंदिर चल रहा था, वहाँ से रामलला को निकाल करके एक नए अस्थाई जो जिसे कहते हैं ना प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, उसको बड़े दिव्य भव्य रूप से उसको सजाया गया था। उसमें उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ से जो पहले तिरपाल, क्योंकि अब वहाँ पर कार्य शुरू होने वाला है, निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, तो वहाँ से 25 मार्च को वहाँ से इसको किया। अब इस समय ये कोविड काल था, कोविड तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसमें ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर पाए। यदि बहुत भव्य आयोजन था ये, इसमें भी बड़े पुजारी बुलाए गए थे, जिसमें कई जगहों से बड़े बड़े पुजारी आए थे। और इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, अवनीश अवस्थी, चंपत राय, महंत दिनेंद्र दास, महंत नृत्य गोपाल दास के प्रतिनिधि कमल नयन दास आदि लोग मौजूद थे। लेकिन इसमें पूरा इसका कोविड-19 का प्रोटोकॉल, क्योंकि उस समय कोविड तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन ये चूँकि बहुत अनिवार्य था, इसलिए उसके प्रोटोकॉल को मेटिकुलसली फॉलो करते हुए ये वहाँ से स्थानांतरण करके इस मंदिर में, जो प्रीफेब्रिकेटेड मंदिर बनाया गया था, बड़ा सुंदर मंदिर है, और उसमें इनको बड़े विधि विधान के साथ, पूरी वैदिक पूजा के साथ उनको विधि विधान के साथ यहाँ स्थानांतरित किया गया। और अब उस पूरे पुराने परिसर को वहाँ से उसको समतलीकरण और आगे निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इसी क्रम में 8 अप्रैल 2020 को ट्रस्ट ने, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, इसने अपना लोगो एक जारी किया। इस लोगो में जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लिखा हुआ है, और साथ में जो पीठ है नीचे, उसमें रामो विग्रहवान धर्मा ये भी अंकित है। और बीच में इसमें जो है दोनों तरफ जो केंद्र में भगवान श्री राम का सौम्य छब वाली एक चित्र अंकित है, जो श्रद्धालुओं को अभयदान प्रदान करती है। और
अब इसका इसी लोगों को जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, इस लोगों का एक ऑफिशियल उपयोग करेगी सभी अपने अपने पत्राचार में और अपने हर जगह जो है इसी लोगों को, ये फाइनल लोगो जो है इसको अडॉप्ट किया गया है, ट्रस्ट ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इसी बीच में 20 अप्रैल 2020 को प्रशासन ने सूचित किया, प्रशासन मीन्स ट्रस्ट प्रशासन ने सूचित किया, ट्रस्ट ने सूचित किया कि प्रशासन मीन्स उत्तर प्रदेश सरकार से या वहाँ का जो विकास प्राधिकरण है उससे परमिशन मिलने के बाद वहाँ पे पूरा समतलीकरण का कार्य 20 अप्रैल से शुरू हो गया है। अयोध्या में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसके लिए जो निर्माणदायी संस्था जो चिन्हित की गई है उसको L&T लार्सन एंड टूब्रो को ये कार्य बृहद कार्य सौंपा गया है कि वो पूरा कार्य इसको करेगी। और बाद में ये भी बताया गया कि निर्माण कार्य जो है वो भी मंदिर निर्माण कार्य भी L&T ही पूरा करेगी और ये काम आगे तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि ये तो काम अब तेज़ी से वहाँ चलने लगा, उसका लेबलिंग हुआ, बहुत बड़ा एरिया 70 एकड़ 80-90 एकड़ ज़मीन, 70 एकड़ ज़मीन का पूरा सब तैयार हुआ और इसकी 18 जुलाई को फिर अयोध्या में न्यास मंडल की बैठक हुई। अब 18 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय होना था कि इस भव्य जो मंदिर निर्माण है इसका भव्य पूजन, भूमि पूजन जो है कब किया जाए, कैसे किया जाए, कौन इसमें किसको निमंत्रित किया जाए। उस मंडल में ये निर्णय लिया गया। उसमें जो ऑस्पिशियस डेट थी उनका एक तरह से उनको छांटा गया और उसमें 3 अगस्त व 5 अगस्त 20 के दिन उन्होंने किया और इसके लिए फिर प्रधानमंत्री निवास से, प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके मोदी जी की इसमें अनुमति, उनकी सहमति की ज़रूरत थी और अल्टीमेटली जो इसके लिए भूमि पूजन के लिए जो दिन निर्धारित हुआ 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए मोदी जी को निमंत्रण भेजा गया। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया। और एक चीज़ हाँ इसमें बताना भूल गए कि इसका जो वास्तुविद है, जो जिसको आर्किटेक्ट जो पूरा जिम्मा है वो वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा को है। चंद्रकांत सोमपुरा जो है, इनके बारे में इनकी पीढ़ियाँ, मतलब इनके फादर, ग्रैंड फादर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, अक्षरधाम मंदिर और बहुत सारे मंदिरों को इनके जिम्मे है। तो इन्हीं को ये दिया गया है कि चंद्रकांत सोमपुरा और साथ में उनके 2 पुत्र निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा, ये दोनों जो हैं ये सब मिल करके सोमपुरा परिवार जो है ये एक तरह से अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराएगा। ये इनको दायित्व दिया गया है। अब हम आते हैं कि 5 अगस्त को जो भूमि पूजन के लिए मोदी जी को आमंत्रित किया गया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था। जिस तरह से 9 नवंबर 19 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसी तरह से ये भूमि पूजन, अब बस इसमें सिर्फ थोड़ा से जो कहीं न कहीं जो हम सबको ये लगता था उसका कारण था कि ये कोविड अपने काफ़ी विकराल रूप में था और कोविड का पूरा मेटिकुलसली कंप्लायंस की गई थी, इसीलिए पूरे पांडाल, बड़ा पांडाल बनाया गया, बड़ा भव्य था, दिव्य था। अयोध्या को पूरी तरह से खूब सजाया गया था। पूरा उसके सड़क के दोनों तरफ के जो मकान थे उनको एक पीले रंग में सब रंगे गए थे। पूरा म्यूजिक, चारों तरफ भजन बज रहा था और जगह जगह रंगोली, जगह जगह ध्वज और बहुत ही मतलब सुंदर जो उस समय टेलीविज़न चैनलों पे जो आ रहा था उसका अद्भुत नज़ारा था। लेकिन बस सिर्फ उसमें व्यवधान कोविड का था, इसीलिए जो बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था जहाँ पे ये भूमि पूजन होना था, लेकिन उसमें बहुत ही सिलेक्टेड टोटल 175 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 36 जो संप्रदाय के, विभिन्न संप्रदायों के लोग जो थे वो उनको आमंत्रित किया गया था। और 36 संप्रदायों के लोग थे जो बड़े बड़े उसमें जो साधु संत इकट्ठा हुए थे, उन संप्रदायों के करीब 135 लोग थे और 40 लोग जो थे वो समाज के विशिष्ट लोग थे। इस तरह से टोटल 175 लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। और जो शुभ मुहूर्त निकला था, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से किया गया था। बड़े बड़े विद्वान पंडित बनारस, मथुरा, दिल्ली
अयोध्या, सब जगह से उसमें पंडित को बुलाया गया था। और ये जो अभिजीत मुहूर्त जो निकाला गया था 12:44 से 12:44 केवल 32 सेकंड का मुहूर्त निकला था कि 32 सेकंड में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होना है। और इसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी। और पूरा इस पुस्तक में तो पूरा डिटेल हमने बड़ा माइन्यूटली छोटा से छोटा चीज़ें सब दी हुई हैं। और ये मोदी जी अयोध्या जब पधारे तो सबसे पहले ये हनुमानगढ़ी गए हैं, वहाँ पे बजरंगबली के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, फिर रामलला के दर्शन किए हैं। उसके बाद जब यहाँ भूमि पूजन के लिए उपस्थित हुए 12:10 पे भूमि पूजन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और 8 वेदज्ञ आचार्यों ने मंत्रोच्चार से इसको भूमि पूजन के कार्यक्रम को शुरू किया था। कुछ देर बाद मोदी जी को आचमन कराया गया। इसी का पूजन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 12:22 पे वेदज्ञ आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री ने शिला पूजन का संकल्प लिया। और इसके बाद गणेश पूजन किया, पृथ्वी माता का पूजन कराया गया। भू पूजन के लिए कांची के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती की ओर से विशेष तौर पर भेजा गया पंचधातु निर्मित कमल पुष्प अर्पित किया गया। पहले से ही शोधित मुहूर्त के अनुरूप 12:44 से अगले 32 सेकंड के लिए भूमि पूजन की पूर्णाहुति के रूप में प्रधानमंत्री ने अपने साथ लाए छोटे चांदी की, ये मोदी जी खुद अपना लेकर के आए हुए थे, छोटे चांदी के कलश, साथ में नाग नागिन का जोड़ा, चांदी की ईंट तथा जल रखा। और आधार पर रखी शिलाओं को स्पर्श करते हुए करिश्याम ये शब्द जो है बोला। और करिश्याम का जब उच्चारण किया, भूमि पूजन का कार्यक्रम 12:50 तक चला। करिश्याम का मतलब ये हुआ कि भूमि पूजन का उन्होंने एक तरह से संपन्न करा दिया। वो 8 सेकंड में वो करिश्याम शब्द बोलना उनका जो था वो भूमि पूजन का एक तरह से समापन था। उस मुहूर्त में उन्होंने उसको पूरा समापन किया। उसका भूमि पूजन के प्रमुख रूप से 9 शिलाओं का जो पूजन किया गया था, ये 9 शिलाएं वही थी उसमें से थी जो 89 में शिला पूजन अभियान जो चला था। और 2,75,000 जो शिलाएं पूरे भारत के 2,75,000 गाँवों से एक शिला जिसमें श्री राम लिखा हुआ था आई हुई थी। उन्हीं में से विदेशों से भी आई थी शिलाएं, उसमें से 9 शिलाएं जो है ये छांट करके यहाँ रखी गई। और इन 9 शिलाओं में से जो 3 शिलाएं जो हैं हमारे प्रवासी भारतीयों की ओर से जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी भेजी गई थी। इस प्रकार 9 शिलाओं का भी पूजन इसमें किया गया। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को, अब इसमें पंडितों के नाम हैं जिन्होंने महान जो वेदाचार्य हैं, जैसे पंडित गंगाधर पाठक, पंडित जयप्रकाश त्रिपाठी, पंडित नारद भट्टराय, विश्वताचार्य, चंद्रभान शर्मा, इंद्रदेव मिश्र, अरुण दीक्षित, दुर्गा गौतम जैसे 8 आचार्यों ने अपने मार्गदर्शन में संपन्न कराया। भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है उन्होंने अपने उसमें संपन्न कराया। इस भूमि पूजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मंदिर आंदोलन के प्रधान शिल्पी अशोक सिंघल जी इस समय तो दिवंगत हो चुके थे, लेकिन उनके भतीजे जो सलिल सिंघल थे वो सपत्नीक वहाँ पे मौजूद रहे। और ये इसकी मेज़बानी जो उस समय कर रहे थे वो ट्रस्ट के सदस्य एवं पुणे निवासी प्रख्यात प्रवचनकर्ता स्वामी गोविंद देव गिरी जी इसकी मेज़बानी कर रहे थे। पूरे कार्यक्रम की देखरेख वो उसको संचालित कर रहे थे। ये भूमि पूजन कार्यक्रम इतना भव्य था और इसको हमारी समझ से न केवल हिंदुस्तान में, कहा जाता है कि करीब 200 चैनलों ने द्वारा लाइव प्रसारित किया जा रहा था और जिसे विश्व के करोड़ों लोगों ने देखा और उल्लास एवं आनंद का अनुभव किया। और ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य था। ये हमेशा याद रहेगा ये कार्यक्रम। और सायंकाल को अयोध्या में न केवल दिवाली बनाई गई बल्कि सरजू तट पर असंख्य दीप और विद्युत झालरें जुगनुओं की तरह चमकाई। तो ऐसा लगा कि मानो पूरी प्रकृति झूम रही है और पुलकित है। उस रात पूरे देश में लोगों ने अपने घरों को दीपों एवं झालरों से अलंकृत करके अपार खुशी का प्रकटीकरण किया। सभी ने इसमें, हम लोग सभी इसमें लगे थे और सभी ने उस दिन जो है दीपावली मनाई, झालर लगाई और दीपोत्सव मनाया था सभी लोग अपने अपने घरों पर। भूमि पूजन से अयोध्या पहुंचने पर
मोदी ने वहाँ पे बजरंगबली के दर्शन किए थे हनुमानगढ़ी में जा कर के। हाँ, एक चीज़ इसमें और रह जाती है कि एक ताम्रपत्र जो 2.5 फीट लंबे और 1.5 फीट चौड़े ताम्रपत्र पे संस्कृत भाषा में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम की तिथि लिखकर नींव में रखा गया। भूमि पूजन के क्रम में भूमि तथा 9 चुनिंदा शिलाओं के साथ ताम्रपत्र भी पूजन किया। इस ताम्रपत्र पर जिस पे ये डिटेल लिखा हुआ था, इसका भी पूजन किया गया था। इस ताम्रपत्र को युगों तक सुरक्षित रखने की तैयारी की गई है। इस ताम्रपत्र को निकट भविष्य में सैकड़ों फीट नीचे जमीन में अपेक्षित संसाधनों व तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाएगा। जैसा हमने बताया कि 5 अगस्त को ये भूमि पूजन हुआ था, लेकिन इस भूमि पूजन के कार्यक्रम से पहले 3 अगस्त से ही दूसरे धार्मिक अनुष्ठान होना शुरू हो गए थे, जिसको 3 दिन पहले ही तमाम वेदज्ञ, तमाम आचार्य जो है इसका भूमि पूजन से पहले वाले कार्यक्रमों को वहाँ अयोध्या में संपन्न कराया जा रहा था। ये 3 दिन पहले से, सोमवार से ही कार्यक्रम ये चालू हो गया था। और ये 5 अगस्त को जो भूमि पूजन हुआ, ये बुधवार को हुआ है। तो इस प्रकार ये 3 दिन कार्यक्रम पूरा चला था। और उसके बाद जब ये भूमि पूजन संपन्न हुआ, उसके बाद एक मंच, विशाल मंच बना हुआ था। मंच पे कुछ लोगों को स्थान दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नृत्य गोपाल दास, इन 5 लोगों को जो है मंच पे स्थान दिया गया था। इन 5 ने अपने अपने विचार वहाँ पे उस मंच पे इस राम जन्मभूमि से ले करके इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। मंच पर पहुँचते सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का था। मंच पर पहुँचते प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान के साक्षी बने 36 परंपराओं के संतों को प्रणाम किया। संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय इस उद्घोष से किया। मोदी बोले कि ये जय घोष जो है सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि पूरे इसकी गूंज पूरे विश्व में पहुंची है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये लाइव टेलीकास्ट 200 चैनलों द्वारा पूरे विश्व में किया जा रहा था। अब सभी देशों में जहाँ जहाँ हिंदू जनमानस था या दूसरे जिनको इससे अच्छा लग रहा था, वो सभी इसमें पूरी तन्मयता से सुबह से ही जुटे हुए थे। अपने संबोधन में राम के विराट रूप, शौर्य, स्वीकार्यता का उल्लेख किया। भूमि पूजन में आमंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार जताते हुए मोदी ने कहा कि मुझे तो आना ही था। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई को उद्धृत किया, राम काजु कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। ये चौपाई उन्होंने जो है उद्धृत की थी अपने, कि हमको तो आना था, हमको तो आना ही था, हमको तो बुलाया ही गया है, हमको तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो बुलाया, इसी काज के लिए तो हमको बुलाया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा सरजू किनारे उन्होंने अपना एक अच्छा इसको सबका साथ सबके विकास, गांधी जी के राम राज्य कल्पनाओं को एक सभी के लिए इसको कि ये जो जन्मभूमि राम मंदिर का यहाँ निर्माण हो रहा है ये सब के लिए, राम तो सबके हैं, कोई हमारे ही थोड़े हैं, एक के थोड़े हैं, सबके लिए हैं। इसमें सबका साथ सबका विकास, राम राज्य की अवधारणा ये सब के लिए है, कोई एक के लिए नहीं है। मंदिर निर्माण कार्य अब ये जो सदियों से जो प्रतिज्ञा प्रतीक्षा पूरी हो गई थी, देश का सौभाग्य है कि जिनकी तपस्या पूरी हो रही, उनका दर्शन का पूरा विश्व गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मंदिर निर्माण का कार्य इस भूमि पूजन के बाद उसको एक गति मिली, वहाँ समतलीकरण हुआ, अब उसका प्लिंथ करीब करीब तैयार हो गया है आज की डेट में। उसमें बड़ी तेज़ी से कार्य उसका चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि 2023 तक उसमें ज़रूर रामलला विराजमान हो जाएंगे। हम लोग दर्शन कर पाएंगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर वहाँ पर उस भव्य मंदिर के, लेकिन बनते हुए देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। हम ही नहीं, सारा हिंदू समाज, सारा जो सनातनी समाज है वो इस राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो भव्य और दिव्य, जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी अपने पूरे जीवन में, जिसकी कल्पना नहीं की थी, ये कल्पना तो तब साकार हुई 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसले के बाद न केवल 2.77 एकड़ ज़मीन
ट्रस्ट को दी गई, बल्कि जो दूसरी 67 एकड़ ज़मीन थी वो भी ट्रस्ट को हैंडओवर की गई। बाद में ट्रस्ट ने कुछ और ज़मीनें पास पड़ोस की बगल की खरीदी। अब वहाँ पे उनके पास काफ़ी बड़ी ज़मीन है जिसमें न केवल भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, विशाल मंदिर बनेगा, बल्कि उसके साथ उस और भी जो सुविधा हो सकती हैं वो सब वहाँ की जाएंगी। और उसके साथ साथ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वहाँ पर न केवल मंदिर निर्माण बल्कि उसके लिए पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, जो विकसित हो रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। वो चाहे एयरपोर्ट हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहाँ बड़े बड़े पूरा न केवल उस परिसर की बात है, परिसर में तो जो विकास होगा ही, क्योंकि उसमें लोगों ने बड़े खुले मन से दान किया है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा जितना भी उसमें लगेगा लोगों आज भी अभी भी, अब वो तो उनको बहुत हो चुका है, लेकिन उसकी जब भी ज़रूरत होगी लोग फिर मुक्त हस्त से फिर उसमें दान करेंगे। तो पैसे की शायद कोई कमी अब इस ट्रस्ट को नहीं है अपने कार्य को संपादित कराने में, अपने भव्य और दिव्य मंदिर। इसीलिए मंदिर की रूपरेखा जो ओरिजिनली बनी थी उसको कई बार मॉडिफाई किया गया, उसकी विशालता को बढ़ाया गया, उसकी ऊंचाई को बढ़ाया गया, चौड़ाई को बढ़ाया गया, लंबाई को बढ़ाया गया और उसकी विशालता को और भव्य बनाया गया है। और साथ में आज अयोध्या जिस तरह से डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-7 सालों में वहाँ का बिल्कुल अयोध्या एक आधुनिक अयोध्या, जिसमें हमारे पौराणिक मूल्यों के साथ राजा राम की जो राजधानी अयोध्या थी भव्य दिव्य, उसका फिर से हम लोग दर्शन कर पाएंगे। अब हम यहीं पे अपने इस 5वें वीडियो के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं कि आप इन वीडियो को आप देखेंगे तो थोड़ा से आपको अच्छा लगेगा। इसमें कोई हमने रिसर्च नहीं की है, कोई इसमें भी ये विद्वानों के लिए नहीं है, क्योंकि विद्वान तो हर चीज़ में कुछ न कुछ उसमें और अच्छी चीज़ें ढूंढ करके उसमें उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जनसामान्य के लिए है, जनसामान्य के लिए एक सूचना विवरण भर है। और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो पसंद करेंगे, इसको लाइक करेंगे। धन्यवाद।